बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल इश्क दी बाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी ये 25वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। शनाया की हरकत पर मैं तुमसे सख्त शर्मिंदा उषा। नाजो नाम में पली है, शायद तभी हर चीज़ को एडवेंचर थ्रिल समझती है। हो सके तो माफ़ कर दो उसकी बेवकूफ़ी को और घर चलो। अपना घर होते तुम यहाँ होटल में पड़े हो, भले 5 स्टार है, लेकिन मेरे लिए तो डूब मरने का मकाम है कि मेरा दामाद और भतीजा घर की बजाय होटल में रहे। सुबह होते ही चौधरी बख्त उसके सामने मौजूद थे और उसे साथ चलने पर इसरार कर रहे थे। यकीन करो हमारी शर्मिंदगी के पूरी रात सो नहीं सका। साथ ही तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूँ कि तुमने हवेली में हमारी इज्जत रख ली। चौधरी बख्त शर्मिंदा से तारीफ़ कर रहे थे। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है चचा जान, यहाँ हर चीज़ की सहूलत है, आप परेशान ना हो। मुमकिन हुआ तो आज, वरना कल ज़रूर हवेली चला जाऊँगा। आप कुछ महसूस नहीं करें। वो उसका नाम लिए बिना इनकारी था। कैसे महसूस ना करूं? शनाया ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और तुम नाराज़ हो, तभी तो घर की बजाय यहाँ मौजूद हो। मैं कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ? चौधरी बख्त नादिम थे। शाज़िर शमून को उनका बार बार इसरार और अपना इनकार गैर मुनासिब लग रहा था, लेकिन शनाया ने उसे नीचा दिखाने के लिए जो हरकत की थी उस पर उसे शदीद गुस्सा था। बात सिर्फ उसकी ज़ात की परेशानी तक रहती तो काबिल बर्दाश्त था, लेकिन उसने तो पूरी हवेली हत्ता के वालिदैन तक को परेशान कर दिया था। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी जो वह नज़रअंदाज कर जाता। उसकी नज़र में न बड़ों की बात की अहमियत थी न डर। वो बस अपनी मनपसंद चीज़ों के हसूल के लिए हर हद तक जा सकती थी। हालात को अपने लिए साजगार करने के लिए कोई भी ड्रामा कर सकती थी और उसकी यही मुँह ज़ोर तबीयत उसे खल रही थी। निकाह हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए थे और उसकी बदमाशियां जोर पकड़ने लगी थी। चाहता तो सारे कसबल निकाल देता, लेकिन अभी सिर्फ निकाह हुआ था और वो उस पे सबके सामने हुक्म चलाने से भी कासिर था कि वो जिस माहौल में पला बड़ा था वहाँ निकाह के बाद भी आज़ादाना मेल मिलाप को अच्छा नहीं समझा जाता था। उसे अड़ियल घोड़ी की तरह सीधा करने के लिए ज़रूरी था कि वो रुखसती तक इंतज़ार करता, लेकिन शनाया चाल पे चाल चलकर जता रही थी कि वो बाजी जीत रही है, जबकि उसकी सारी चालें अभी बाकी थी। अभी तो उसने मोरे उठाए भी नहीं थे कि उसकी चली चाल खुद उसके गले की हड्डी बन गई थी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि चौधरी अशमत की कॉल शाज़िर शमून के नंबर पे आने लगी। अलेक्स लैग के बाद वो फिक्रमंदी से पोती की खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। परेशान होने की बात नहीं है दाजान, हड्डी सलामत है, बस एक आध डिस्क पे मामूली चोट है। चचा जान मेरे साथ है, डॉक्टर भी हैं, तो ये आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। बात करें चचा जान से। मामला संभाल के वो होशियारी का मुजाहरा करके चौधरी वक्त की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते ये तासुर दे गया कि वो उनके साथ ही है। मबादा उन्हें कोई शक हो जाए। उसकी अक्लमंदी की दाद देते चौधरी बख्त ने सेल फ़ोन ले लिया था और शाह की बात को आगे बढ़ाते वो डॉक्टरी अंदाज में उन्हें मर्ज़ बताकर फ़िक्र न करने का मशवरा दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनकर दिल को सुकून मिला कि बच्ची खैरियत से, वरना यकीन करो सारी रात फ़िक्र से नींद नहीं आई कि खुदा न ख्वास्ता कोई मसला हुआ तो हम उम्र भर खुद को माफ़ नहीं कर पाते कि बच्ची को हमने ज़िद करके रोका था। तुम भी हमें इल्ज़ाम देते जैसे देर से डॉक्टर के पास जाने पे खफगी का इजहार कर गए थे। सुकून की सांस लेते चौधरी अशमत के याद दिलाने पे चौधरी बख्त को अपने मकालमे पे एक बार फिर शदीद नदामत हुई। औलाद किसी आजमाइश से कम नहीं होती बाबा जान, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ, माफ़ कर दें। चौधरी बख्त को नए सिरे से शनाया पे गुस्सा आने लगा। शाह के लब भी भिंज गए तो उसका अंदाज़ा दुरुस्त था। उसकी बेवकूफ़ी से रिश्तों में दरार पड़ सकती थी, लेकिन उसे परवाह ही कब थी। चौधरी बख्त से तफसीली बात करके उन्होंने शाह को दोबारा फ़ोन देने की ख्वाहिश की तो वो सेल फ़ोन उसे थमा गए। तुम अभी कुछ दिन मज़ीद वक्त के पास ही रुक जाओ। वक्त अकेला है, हॉस्पिटल देखेगा ये बेटी को। शहर में जहांगीर और ईशान भी हैं, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियत होगी। वक्त का कोई बेटा होता तो हम तुम्हें ना कहते। वैसे भी शनाया तुम्हारे निकाह में, उसकी हर जिम्मेदारी अब तुमने ही उठानी है, इसलिए जब तक हमारी पोती मुकम्मल सेहतयाब नहीं होती तुम उन्हें शहर में ही रहो। तुम वही शहर में रहो, यहाँ की फ़िक्र ना करना। यहाँ सम्मान है, हम सब है। शनाया ठीक हो जाए तो हम जल्दी एक खुशी भी करने वाले हैं। चौधरी वक्त अगला हुक्म सुनाकर खुशखबरी की न्यूज़ देकर उसे हैरान करके, जाने कैसी खुशी थी, सवाल करने की आदत नहीं थी। सुबह जी बेहतर कह के रह गया, लेकिन यहाँ मज़ीद रुकने का हुक्म उसे किसी तौर पसंद नहीं आया था। वो जल्द से जल्द यहाँ से भागने की कर रहा था। अब तो बाबा जान ने भी कह दिया बस तुम मेरे साथ चल रहे हो। मैं होटल से ड्यूज़ क्लियर करके चेक आउट करवा रहा हूँ। चचा जान के लिए दिल में इज्जत और मोहब्बत है तो तुम बिल्कुल मना नहीं करोगे, बस खामोशी से सामान समेटो। चौधरी बख्त हतमी अंदाज में कहते उठकर कमरे से बाहर जाने लगे तो उसने भी जैसे हथियार डाल दिए। गुड इवनिंग मॉम, आज तो बड़ी लंबी नींद ली आपने। दिन चढ़े नरमीन की सुबह हुई तो नेल्स फाइल करती साहबा उसे देखकर मुस्कुराते इस्तफसार करने लगी। सुबह 8 बजे तो सोई थी, सारी रात मूवी देखती रही, पता ही नहीं चला कब सुबह हुई। नरमीन लापरवाही से गोया थी। रात की नींद पूरी लिया करो, इससे ब्यूटी को नुकसान पहुंचता है, भले दिन को मूवी देख लो। ब्यूटी कॉन्शियस साहबा बेटी को समझा रही थी। आई नो मॉम, बस नींद नहीं आ रही थी तो कुछ मंगवाऊँ तुम्हारे लिए। नेल्स को तनकीदी नज़रों से देखते वो बेटी की सेहत के लिए भी मुतफक्किर थी। वसीम मुलाजिम ला रहा है,
नाश्ता इंटरकॉम करती आई थी। वो सहबा के मसरूफ़ अंदाज को देख रही थी। उसे लगा था वो खुद ही सब बता देगी, लेकिन उन्हें मसरूफ़ देखकर वो खुद ही सवाल करने लगी। आपने डैड से बात की मॉम? कौन सी बात? सहबा शायद गायब दिमागी का शिकार थी या उनकी तवज्जो अपने नेल्स की तरफ ज़्यादा थी, लेकिन जब सहबा को जवाब न मिला तो वो उसकी तरफ देखने लगी जो शिकायती नज़रों से उन्हें देख रही थी। उसकी शिकायती नज़रों का मरकज़ जानकर सहबा जैसे चौंकी। अच्छा वो बात, तुम्हें तो कहा था कि हाँ ही समझो। तुम्हारे डैड मेरी बात को कब टालते, और जब ये खबर हो कि उनकी बेटी की पसंद शामिल है तो समझो वो सारी दुनिया से लड़ के समहान अफंदी को तुम्हारे नाम कर देंगे। सहबा फखरिया लहजे में उसे कल की सारी रुदात सुना रही थी, यहाँ तक कि चौधरी अशमत का इरादा इशाल और समहान की बात पक्की करने का था। उन्हें वो तक गोश गुजार कर दिया। तुम्हारे डैड ने तो साफ कह दिया था कि इशाल की शादी वो किसी सूरत समहान से नहीं होने देंगे, और रात ही बाबा जान ने हवेली में बात करके तुम्हारे और समहान के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। रियली मॉम? जाने वो बेयकीनी का ड्रामा क्यों कर रही थी, जबकि पता भी था कि उनके मुंह से निकली बात जहांगीर के लिए हरफे आखिर थी। मैं झूठ क्यों वो कहूँगी अपनी बेटी से? सहबा नाज से मुस्कुराई। और समहान? वो राज़ी हो गया? उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? उसके तसव्वुर में दोनों की नोक झोंक आ गई थी। हवेली के वफादार आज भी बाबा जान के कहे को टालने की जुर्रत नहीं रखते। वो वही करेगा जो बाबा जान कहेंगे, और बाबा जान वही करेंगे जो जहांगीर कहेंगे। तुम्हारे डैड से बहुत मोहब्बत जो करते हैं, सहबा इस्तज़ाइया लहजे में कहते हुए मुस्कुराई। वो तो शनायद चोट लगवा कर वापस आ गई है, तभी बाबा जान उन्हें भी अनाउंस नहीं कर रहे। शाह भी उन दिनों कराची में है। सोच रही हूँ जाके वक्त भाई के घर अयादत कराऊँ। तुम चलोगी? सहबा मिली हुई मालूमात के साथ इरादा ज़ाहिर करके उसका ख्याल भी जानने लगी। मैं तो नहीं जा रही मॉम, बल्कि मेरा मूड तो समहान से बात करने का हो रहा है। नरमीन एक्साइटेड होकर ख्वाहिश ज़ाहिर कर गई तो सहबा मुस्कुरा दी। अब तो तुम्हारी ही है, तुम्हारा ही है, कर लो, किसने रोका है? लाइए जल्दी से नंबर दें समहान का। वह उतावलेपन से सेलफोन संभाल गई। मेरे पास समहान का नंबर कहाँ है? आज से पहले कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि सेव रखूँ। ऐसा करो ईशानिया, अपने डैड को कॉल करके नंबर ले लो, उनके पास होगा। सहबा वजह बताकर राह दिखा गई। इतना इंतज़ार कौन करे, मैं हवेली के नंबर पे ही कॉल कर लेती हूँ उससे। मैं देखती हूँ तुम्हारा नाश्ता कहाँ रह गया। बेटी के उतावलेपन पे सहबा मुस्कुराकर चली गई थी और वो दिलजमी से हवेली का नंबर डायल करने लगी। राहदारी में रखा फ़ोन कब से बज रहा था। राहदारी में उस वक्त सन्नाटा था। वो काफ़ी देर तक बजती बेल को नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब बेल मुसलसल बजती रही तो वो झुंझलाकर फ़ोन स्टैंड तक आई। जी, अंदाज लट मार था कि हवेली के सारे लोग सोते रहते हैं जो फ़ोन की बेल किसी को सुनाई नहीं देती। दूसरी तरफ तनक मिजाज नरमीन कॉल देर से पिक होने पे झुंझलाकर कॉल रिसीव करने वाले पे चढ़ दौड़ी। आप कौन? उसने अपना शक दूर करना चाहा। इतनी कुर्बत कब रही थी कि वो उसका नंबर याद रखती या उसे आवाज़ से पहचान लेती। नरमीन बात कर रही हूँ। हैरत है तुमने मुझे नहीं पहचाना। इशाल जहांगीर। नरमीन का लहजा इस्तज़ाइया हो गया था। समहान अफंदी सुबह का निकला इसी वक्त बाहर से आया था। उसे राहदारी में फ़ोन पे उलझते देखकर उसके कदमों की रफ्तार सुस्त हो गई। जाने वो किससे उलझ रही थी। मोहतरमा, यहाँ कोई आपकी तरह फारिग फालतू नहीं है जो दिन रात फ़ोन से चिपका रह के कब फ़ोन की घंटी बजे और लपक के उठा ले। वैसे भी ज़माना इतनी तरक्की कर गया, सोशल ऐप्स ने इतनी आसानी कर दी है कि अब लैंडलाइन पे कॉल आप जैसे अकल से आरी लोग कॉल करके परेशान करते हैं। जिस किसी से बात करनी है उसके पर्सनल नंबर पे कॉल करें। गैर मुतवक्का तौर पर उसकी आवाज़ सुनकर हैरान होने के साथ लहजा कड़वा हो चला। खैर है, करेले चबा रही हो? हाँ भाई, हवास कहाँ सलामत होंगे लोगों के। बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे लोग। एक ही झटके में मैंने मुंह के बल गिरा दिया। एक एयरिंग पे दम निकलने लगा था। अब तो मैंने तुमसे पूरे का पूरा समहान अफंदी छीन लिया, अब क्या कहोगी? उसका इशारा समझकर वो हैरान होने के साथ शोलों में घिर गई। तो उसका शक दुरुस्त निकला था। नरमीन ने उसे शिकस्त देने के लिए उसकी खुशियों पर डाका डाला था। वो कोई सख्त सा जवाब देने ही लगी थी जब उसकी नज़र समहान अफंदी पे पड़ी और उसका हलक तक कड़वा हो गया। जवाब देने के लिए अपने खूंटे की मजबूती का इदराक ज़रूरी था, और यहाँ तो खूंटा ही अपना नहीं था। वो किस बल बोते पे जवाब देती। खैर, मैंने तुमसे सर खपाने के लिए कॉल नहीं की। समहान से मेरी बात करवाओ। इस हुक्म शाही पे उसके सर से लगी और पैरों तले बुझी। मैं आपकी पीए नहीं लगी हुई जो पैगाम रसानी के फ़राइज़ सर अंजाम दूँ। समहान साहब यही मौजूद हैं, दोबारा कॉल करके बात कर लीजिए, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। और कहे के ऐन मुताबिक उसने रिसीवर पूरी कुव्वत से क्रेडिट पे दे मारा था। वो जो सुस्त रवि से गुजर रहा था उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जारहाना अंदाज पे बेहद हैरान रह गया। कौन था दूसरी तरफ? वो हैरान होता उसकी पुश्त को देखता रहा। उसे देखकर भी वो अजनबी बन के गुजर गई थी। रात के बाद उसकी सूरत अभी नज़र आई थी। नाश्ते की मेज़ पे वो खुद देर से पहुंचा था। तब तक लड़कियां कॉलेज यूनी चली गई थी और उसने सीने सामना ना होने पे शुक्रिया अदा किया था। लेकिन हैरत तो उस वक्त हुई जब वो अजनबी लहजे में साहब कहकर फ़ोन पटक कर चलती बनी। बताना तक गवारा नहीं किया कि किसकी कॉल है। गोया वो खुद भी बात करना नहीं चाह रही थी। अभी वो हैरान ही होता रहा कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसने तजस्सुस से फ़ोन रिसीव कर लिया। कौन? समहान?
उस जाहिल लड़की को बात करने तक की तमीज़ भी है या नहीं? तुम्हें फ़ोन देने की बजाय पटक के चली गई। तुम्हारा नंबर होता तो कभी लैंडलाइन पे कॉल करके उस घटिया लड़की के मुँह न लगती। जल्दी से अपना नंबर दो, मैं इस पे कॉल करती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर नरमीन शुरू हो चुकी थी। शाल के अंदाज पे सख्त बरहम नज़र आ रही थी। नरमीन की कॉल उसके लिए भी बाइस हैरत थी। मज़ीद उसका फरमान सुनकर उसका भी जी चाहा कि शाल की तरह ज़ोर से फ़ोन पटकते, लेकिन इसमें थोड़ा मैनर्स मौजूद था। उसने रिसीवर आराम से क्रेडल के पास रख दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि फिर दोबारा घंटी ना बजे। अम्मा, सुबह मैं यूनी से छुट्टी कर रही हूँ। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हैं। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर बग से। अनुषा किचन समेट रही थी। मावरा मुनज़्ज़ा को दाद देते सुबह के प्लान से आगाह कर रही थी। दवा देते। ये ईशान जहाँ कैसा है पढ़ाई में? सवाल गंदुम, जवाब चना के मुतरादिफ बोल्टा उससे सवाल करके। तो मावरा या हैरान हो गई। ये कौन सा मिजाज था मुनज़्ज़ा का कि वो एक अजनबी के मुतालिक उससे सवाल कर रही थी। सुना है अब तक के एकेडमिक रिपोर्ट में टॉप करता आया। हैरत पे काबू पाकर वो बेदिली से जवाब दे गई, हाँ, जहानत का असर तो होगा। किसकी जहानत का असर अम्मा? मुनज़्ज़ा की बुड़बड़ाहट को उसने हैरानी से देखा था। खून का ही असर होता है ना। मुनज़्ज़ा गड़बड़ा गई। खून का कहने पर भी उसे शक ना हो, इसलिए बात आगे बढ़ाने लगी। शक्ल से ही महज़ब पढ़े लिखे घराने का लगता है, और तुमने ही तो बताया कि उसके वालिद मशहूर आदमी हैं। और वो जो वाकई उन्हें हैरत से देखने लगी थी, सर झटक गए। मुझे तो ज़रा भी घुमंडी बदतमीज़ नहीं लगा। अब देखो ना, मेरी मदद करने से पहले वो कब जानता था कि मैं तुम्हारी वालदा हूँ। इंसानियत के नाते अमल से ज़ाहिर होता है कि वो दर्दमंद दिल भी रखता है। मुनज़्ज़ा की बेवक्त की मुझसराई की उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आपके सामने इंसान बना बैठा था, आपको तो ऐसा ही लगेगा। दोनों बाप बेटे रज के घुमंडी हैं। बल्कि जहांगीर साहब तो गुरूर और घुमंड में मुझे बेटे से भी 2 जूते आगे ही लगे। वो बुरा सा मुँह बना गए। नहीं, वो मगरूर तो कभी नहीं रहा। हाँ, देखने वाले को पहले पहल ऐसा ही लगता है। मुनज़्ज़ा जिस रवानी से चौधरी जहांगीर के मुतालिक कह गई, मावरा एक बार फिर उनकी शक्ल देखने लगी। मेरा कहने का मतलब था, कुछ लोग अपने रख रखाव के बाइस मगरूर लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। उसकी नज़रों को देखते जल्दी से बात बना गई। दफ़ा करें इन बाप बेटे को, हमें उनसे क्या लेना देना। अगली बार इयादत के नाम पे आए तो बाहर से ही चलता कर दीजिएगा। मुझे तो हैरत है अम्मा, आपने उसे अंदर आने कैसे दिया? नागवारी का इजहार करते वो हैरानी से सवाल भी कर गई। एहसान था उसका, कैसे दरवाजे से भगा देती। जवाब खासा बेवज़न था, लेकिन उसने जरा मुनासिब ख्याल नहीं किया। अम्मा, अपने कपड़े भी निकाल कर दे दे ताकि मैं इस्त्री करके सुबह के लिए तैयार कर दूँ। वो मौजूद गुफ्तगू बदल गई। क्यों, सुबह कहाँ जाना है? मुनज़्ज़ा की गायब दिमागी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो सारा फसाना कह गई थी और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। अभी तो बताया आपको, सुबह हम डॉक्टर बख्त के पास जा रहे हैं। और मैंने भी तुम्हें कह दिया था कि अनुषा की शादी से पहले मैं कहीं नहीं जा रही। वो आराम से पैर पसार के चादर डालने लगी। क्यों बच्चों की तरह ज़िद कर रही हैं अम्मा? जानती भी हैं यहाँ हर गुज़रता दिन आपकी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। बीमारी से लापरवाही पे उसे अफसोस हो रहा था। तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है। मौत आने से पहले अलहाम हो जाता है। मुझे भी यकीन हो चुका है कि अब चंद दिनों की मेहमान हूँ, तो क्यों जाके हॉस्पिटल में तरह तरह के टेस्ट करवा के पैसे ज़ाया करूँ। यहाँ पहले ही कौन सी फैक्ट्री चल रही है तुम्हारे बाप दादा की। लबों पे मजरूम मुस्कुराहट लिया। उनका लबो लहजा कड़वा हो चला था। हकीकतन मौत से बढ़ के कोई कशफ नहीं, तकदीर के फैसले की समझ आ जाती है। वो भी समझ है। मरने वाले को अपने अमालों की रोशनी में कातिब गई थी कि उन्होंने आसानी कब बांटी थी। जो उन्हें आसान मौत नसीब होती, उन्हें पल पल मौत की घड़ियां गिनना थी। वो ज़हनी तौर पे मौत को कबूल कर चुकी थी और अब डॉक्टर बख्त के पास जाकर इलाज करवाना मौत से बढ़ के ही साबित होता। मुझे कोशिश तो करने दे, शायद कोई राह निकल आए। उनकी दिल गिरफ्ता बातें उसका दिल छलनी करने लगी। उन तीनों का एक दूसरे के सिवा था ही कौन। बचपन से आज तक माँ बेटी के रिश्ते में ही ज़िंदगी गुजरी थी, और ऐसे में इस तकून का एक हिस्सा भी खाली होकर उनकी ज़िंदगी बेनूर कर जाता। अब कोई फ़ायदा नहीं, वक्त पूरा हो चुका है। अब उसके हुजूर जवाब देने का वक्त आ गया है। उसके बंदों से तो नहीं, लेकिन उससे माफ़ियाँ तो बहुत मांगी हैं। जाने वो माफ़ भी करेगा या नहीं। लहजा यासियत भरा हो गया था। मावरा को उनकी जुबानी बातों की समझ तो नहीं आई। आंसू आने लगे। रोने से कुछ हासिल नहीं होता, मजबूत बनो। मेरे बाद अकेले ही रहना है। काश कि तुम्हें भी अपने घर का करके जाती, लेकिन चलो, एक आस तो है। इसी आस में सुकून से दम निकल जाएगा। मुनज़्ज़ा की बहकी बहकी बातों पे उसके आंसू में रवानी आ गई थी। जब मुंह उठाकर वापस ही आना था तो मेरी मट्टी पलीत करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। चौधरी बख्त के साथ शाजिर शमून को आते देखकर वो बुड़बुड़ा के रह गए। अब तो चुप कर जाओ आप ही। मम्मा पापा ने सुन लिया तो फिर से क्लास लग जाएगी तुम्हारी। माँ हमने टहोका देते डराने की सही की।
छोड़ो, जाने कौन से लाल जुड़े नज़र आते हैं। मम्मा पापा को इस सीरियल में जो बेटी को लेकर इतनी बातें सुना दी। मम्मा तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। बी जमालू से कुछ कम नहीं लगा मुझे इन मोहतरम का किरदार। लेके मेरे वालिदैन को ही मेरे खिलाफ कर दिया। उसका कलक दूर नहीं हुआ। वीर शाह ने कुछ नहीं किया, उल्टा उन्होंने आपकी इज्जत रखी हवेली वालों के सामने, और आप अब भी आपकी झूठ का भरम रखने को शहर में मौजूद हैं ताकि हवेली वालों को की नज़र में आपका इमेज बना रहे। जहां आप सारी ज़िंदगी बहू बनकर रुखसत होकर जाएंगी, एक बार हल्की हो जाती उन सब की नज़र में तो सोचिए वो सब कभी आपकी बातों पर एतबार करते। कभी सच्ची मुच्ची की चोट भी लगती तो सब यही कहते नाटक कर रही है। माहम छोटी थी लेकिन मुदबर बन के समझा रही थी। उसने तवज्जो ना देना ही ज़रूरी ख्याल किया। शाह आ गया, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे पापा उसे मना कर लाए हैं। माँ मुझसे कह दो ये चाय शाह के कमरे में दे आए और साथ ही अपने किए की माफ़ी भी मांग ले। दिया अजनबी लहजे में आकर गोया हुई थी। मुलाजिम चाय की ट्रे रख गया था। माहम हॉर्न की तरह दोनों की शक्ल देखने लगी। कल से दोनों ने उसे कबूतर समझ रखा था। बराह रास्त बात करने के बजाय उसे घसीट रही थी। ऐसा कौन सा अजीमुल शान शहनशाह है ये शाजिर शमून जो मम्मा आप मुझसे इतनी नाराज़ है कि मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं। वो चिढ़ी तो गई। तुम्हें अभी यही तो पता नहीं कि कौन क्या है और मैं क्यों नाराज़ हूँ। बहरहाल चाय ठंडी होने से पहले पहुँचाने का काम याद दिला देना। माहम उस पर एक सर सी निगाह डालकर दिया चली गई थी। उफ, ये शख्स वो सर पकड़ के बैठ गई। काश कि अभी जहर की बोतल होती मेरे पास तो इस चाय में अंडेल देती। अब मैं इस सड़ियल को चाय पेश करने जाऊँ। वो पैर पटक रही थी। और माफ़ी भी मांगनी है। मुस्कुराहट दबाते माहम ने अगला टास्क भी याद दिलाया। गला ना दबा दूँ उसका। वो कोफर ज़दा हुई लेकिन मरते क्या ना करते के असूल पे चलते उसने झुंझला कर ही सही ट्रे उठाकर कमरे की राह ली जहाँ उसका ठिकाना था। दरवाज़ा खुला है। दस्तक के जवाब में अंदर से आवाज़ आई तो वो बुरे बुरे मुँह बनाते एक हाथ से वह मुश्किल गेट वाह करके अंदर दाखिल हुई। अंदर से खुला है बोलने की बजाय इंसान आगे बढ़ के दरवाज़ा ही खोल देता है कि एक हाथ से ट्रे संभाल के गेट खोलना आसान नहीं होता। अंदर दाखिल होते ही वह नागवारी से जताना नहीं भूली। ओह, वो एक नज़र उसे और दूसरी नज़र उसके हाथ में मौजूद ट्रे पर डालकर रह गया जहाँ चाय के लवाजमात के साथ रिफ्रेशमेंट भी थे। खबर नहीं थी वक्त की शहजादी दरवाजे पे खड़ी हैं, वरना ज़रूर कदम बोसी के लिए हाजिर होता। वो उससे ज़्यादा जले लहजे में जवाब दाग गया। वो शावर लेके निकला था और गीले बालों को तौलिए से रगड़ रहा था। मम्मा ने चाय भेजी है और कहा है आपसे माफ़ी भी मांग लूँ। वो रट्टू तोते की तरह मनोअन सारा सबक दोहरा गई। चची जान ने कहा तो आपको माफ़ी मांगने का ख्याल आया, वरना आपका ऐसा कोई इरादा था नहीं। शायद तौलिया साइड पे रखकर अब वो बाल बना रहा था। शीशे में उसके बिगड़े नकुश बगौर ज़ेर मुतालिया थे। माफ़ी किस बात की? जंग में सब कुछ जायज़ है। सारी हकीकत बड़ों से कह दी तो ये भी तो बता दे कि आपने मुझे चैलेंज किया था और जब मैंने बाजी मार ली तो आपने चाल ही बदल डाली। वो बिना लगी लिपटी रखे जता गई कि माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं थी। ज़रा हाफजे में ज़ोर डालिए मोहतरमा, चैलेंज भी आपने किया था। निकाह ना करने का फ़ैसला आपका था, मेरा नहीं। ट्रे अपने करीब करके वो चाय अंडेलने लगा था। हद दर्जा पुरसुकून अंदाज था। बिल्कुल था फ़ैसला और मैं अभी तक कायम हूँ इस बात पर कि आपकी और मेरी नहीं निभेगी। वो मुंह चढ़ा गई। कोशिश तो करें। इस्तज़ाइया मुस्कुराहट सजा के चिढ़ाने लगा। वक्त बर्बाद करने की कायल नहीं हूँ। वो जुलबला गई। वक्त और बर्बाद से याद आया, कहाँ होते हैं आपके साहिब नामदार? अभी चंद दिन तो मैं आपके ही शहर में हूँ। किसी दिन मिलवाइए उस 30 मार खान से। कुर्सी पे बड़ा जमान होकर वो आराम से चाय की चुस्की ले रहा था। कौन साहिब नामदार और 30 मार खान? वो उसकी उर्दू पे हैरान हुई। पल्ले खाक नहीं पड़ा। वही जिन्हें चाहने का आपने दावा किया था। उसके इस्तज़ाई अंदाज पे उसका दिमाग भग से उड़ गया। चलें, आप मिलवाने में दिलचस्पी नहीं ले रही तो चचा ये चची जान से कहता हूँ शायद वो दोनों ही मिलवा दें। उसके हौन के अंदाज पे मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। लो, अब ये एक नई मुसीबत। उसका अपना ही सर पीटने को जी चाहने लगा। नरमीन से हुई बकझक के बाद उसके कदम निदा के कमरे की ओर उठ रहे थे। नरमीन की बातें इस्तेहकाक से सम्मान के लिए कॉल करके बात करवाने का हुक्म। उसके अंदर आतिश फिशा सा पलने लगा था। जी तो यही चाह फसाद की जड़ सम्मान अफंदी को ही इतना सुनाए कि तबीयत रोशन हो जाए, लेकिन अब तो उससे बात करने को भी दिल नहीं चाहता था। उसकी सूरत देखते उसका खून उबलने लगता था। तभी वो निदा के पास जा रही थी। उसके मिजाज के ठहराव से हमेशा उसे कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन जाने क्यों कहीं दिनों से उसे निदा बहुत परेशान लग रही थी। तबीयत का बहाना बनाकर चुपचाप पड़ी रहती। एक वहीं तो थी जिससे उसकी बातचीत हो जाती थी। ऐसे में जब वो खुद परेशान थी उसे निदा की खामोशी भी बहुत महसूस हो रही थी। जाने क्या बात थी जो वो बता भी नहीं रही थी। इशाल वो फरियाल के कमरे के पास से गुजर रही थी जब उसे देखकर फरियाल ने आवाज़ दी। जी चची जान। वो दहलीज पे आ खड़ी हुई। फरियाल बेड पे कपड़ों का ढेर फैलाए बैठी नजर आई। अंदर आ जाओ ना बेटा, इतनी भी क्या खैरियत? फरियाल ने मोहब्बत से कहा तो वो फीके से मुस्कुरा के अंदर आ गई। कोई काम था चची जान? सभान अफंदी से गुस्सा नाराज़गी अपनी जगह थी, लेकिन वो दिल से फरियाल की इज्जत करती थी।
काम तो कोई नहीं है बेटा, बस आज अलमारी खाली की तो इसमें से कई नए जोड़े निकल आए जो अब मेरे तो नहीं रहे। अब तुम जितनी स्लिम तो रही नहीं। फेंकते हुए भी अफसोस हो रहा है कि नए ही हैं। पहले सोचा था अपनी बहू को दे दूंगी, लेकिन नरमीन जैसी बहू से तो ये आस मुमकिन नहीं है। नए जोड़े को उतरन कह के फेंक देगी। तुम तो अपनी बच्ची हो, ये कुछ जोड़े अलग किए हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो। बेशकीमती जोड़े फरियाल ने उसकी तरफ बढ़ाया। उनका अफसोस भी बजाता खुद ज़रिश फरबे माइल थी। फरियाल के खलूस से इनकार नहीं था, लेकिन उनकी बातों से दिल इस बुरी तरह दुखा था कि वो कहीं सानिया तक कुछ बोल ही नहीं सकी। तभी खुले दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। निकाह बेख्तियार उठी थी। समान अफंदी दहलीज से अंदर आ रहा था। मम्मा, डैड ने लॉकर में कुछ कैश और फाइल रखवाई थी कल, वो मांग रहे हैं। वो अंदर आकर मुद्दा बयान कर गया। अंदाज किस कदर संजीदा था। फरियाल की बातें उसने भी सुनी थी। एक तो तुम्हारे डैड भी ना, मजाल है जो कोई काम पूरा कर लें। अभी निकले हैं, खुद ही निकाल कर ले जाते, लेकिन नहीं, तुम्हारे हाथ पैगाम भेज दिया। रुको, निकाल के लाती हूँ। फरियाल चौधरी असफंद की गायबाना क्लास लेते कपड़े छोड़ छाड़ कर रूम से मलहक छोटे से पोर्शन पर्दे के उस पार बने लॉकर की तरफ बढ़ गई। विशाल, तुम कपड़े देखो, तब तक मैं आती हूँ। फरियाल पर्दे के उस पार गुम हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ अब वो दोनों रह गए थे, या उनके बीच सरसराती हुई खामोशी। उसकी कि गुरेज को समहान अफंदी ने बड़ी गहरी नज़रों से देखा था। कल के मसले हुए कपड़ों में उलझे कर बालों के साथ बहुत उदास लग रही थी। उसकी मौजूदगी को सिरे से नज़रअंदाज किए वो कपड़ों को उल्ट पुल्ट कर रही थी। पहली गैर इरादी निगाह के उठने के बाद उसने उस पर दूसरी निगाह डालना तक गवारा नहीं किया था। कहाँ तो पहले बात करने के मौके तलाश किए जाते थे और अब कहाँ दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में लब सिए खड़े थे। ये लो समहान। फरियाद लौट आई थी। फाइल और कैश उसकी तरफ बढ़ा गई। मम्मा, जीना या किसी से कहकर मेरे रूम में भिजवा दीजिए, थोड़ी देर आराम करूँगा। वो दोनों चीज़ें थाम कर फरमाइश कर गया। खाना खाया था तुमने? फरियाल को फिक्र हुई। अभी तो आया हूँ, खाने का वक्त तो निकल गया, आप बस चाय भिजवा दें। उसके झुके सर पे एक सरसरी सी निगाह डालकर वो फीके से मुस्कुरा दिया। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती, चाय के साथ कुछ खाने को भी भेजती हूँ। उसका आराम, उसके काम, उसकी ज़िंदगी में मेरा वजूद तो कहीं नहीं है। और अब तो इस्तेहकाक से नाम लेने वाली भी आ गई। एक अरसा खुद फरेबी में गवा कर क्या मिला मुझे? दिल बुरी तरह से कुरलाने लगा था। कुछ पसंद आया ईशान? फरियाल उसकी तरफ मतवज्जो हुई। ये 2 जोड़े रख रही हूँ चची जान। वो 2 जोड़े अलग करके उसने उन्हें दिखाए तो फरियाल सर हिलाकर बाकी जोड़े समेटने लगी। कमरे से निकलते समहान अफंदी ने उसका चेहरा बेगौर देखा था। यूँ लग रहा था वो किसी भी लम्हे रो पड़ेगी। वो तेज़ी से दहलीज अबूर कर गया था। चौधरी जी, जब आपकी और हमारी बात हो गई थी कि आप इशाल और समहान के लिए सोचेंगे, तो फिर ये नरमीन का बखेड़ा कहाँ से आ गया बीच में? जुमर्द बेगम ने जब से ये फैसला सुना था उन्हें बेचैनी सी लग गई थी। नरमीन और समहान इतना बुरा मैच उन्हें किसी तौर पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में चौधरी अशमत को जैसे ही फुर्सत मिली वो उनके कमरे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आ गई। बात तो बिल्कुल हुई थी हमारी आपके साथ, लेकिन हम जहांगीर से मजबूर है। जुमर्द बेगम, वो बहुत इंतहा पसंदी से सोचता है इशाल के लिए। उसने साफ कह दिया कि भले हम नरमीन के लिए समान के रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन वो फिर भी किसी सूरत इशाल की शादी हवेली में नहीं होने देगा। चौधरी अशमत ने सच्चाई से हकायक उनके सामने रख दिए। वो कौन होता है इशाल के मुतालिक कोई भी फैसला करने वाला? उसने आज तक बच्ची को दिया ही क्या है? उल्टा बच्ची उसके अमालों की सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतती रही और जाने कब तक भुगतती रहेगी। जब उसे साइका से इतनी ही नफरत थी कि उस नफरत की भेंट इशाल चढ़ गई, तो बेहतर होता उसे पैदा ही नहीं करता। कम अज़ कम मेरा दिल तो न जलता उसकी 2 नज़री मोहब्बत पे। शहरी बेटा बेटी के लिए दुनिया की हर नेमत ले आता है और इशाल के लिए वो 2 रुपए की चीज़ तक नहीं। जायदाद और विरासत में हिस्सा तो बहुत दूर की बात है। सहबा भी उसी का इंतखाब है, उसी की तरह बेहिस है। कभी बाप बेटी के बीच हुए फासले को उसने कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा उसे बढ़ावा ही दिया। जहांगीर ना खुद कभी हवेली में टिका, ना ही कभी बीवी टिक सकी। अब क्या सोचकर बेटी का रिश्ता समहान के लिए मांग रहा है? अभी शाह के निकाह में देखा नहीं आपने कैसे गैरों की तरह घड़ी दो घड़ी के लिए सब आए और चले गए? फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें बेटी के रिश्ते के लिए हवेली की याद आ गई? जब माँ हवेली को आज तक ससुराल का दर्जा देकर अहमियत न दे सकी, तो बेटी क्या देगी? या फिर आप समहान को शहर रुखसत करने का इरादा रखते हैं? चौधरी जहांगीर की बेहिसी और सहबा का अजनबी अंदाज जुमर्द बेगम को कभी पसंद नहीं आया। ऐसे में वो खुली नापसंदीदगी का इजहार करके सवाल भी करके आपकी तमाम बातें अपनी जगह बजा हैं जुमर्द बेगम, लेकिन जब इस ख्वाहिश का इजहार खुद जहांगीर ने अपने मुंह से किया तो हम उसे इनकार ना कर सके। अगर शनाया के साथ हादसा न होता और शाह भी हवेली में होता तो मुमकिन है हम अब तक मंगनी या निकाह का ऐलान भी कर चुके होते। चौधरी अशमत फैसले की अहमियत को चौधरी जहांगीर की फरमाइश पर जितनी अहमियत दे रहे थे उसे देखकर जुमर्द बेगम को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा था। रहा आपका डर के समहान को शहर रुखसत करने का इरादा तो नहीं? ऐसा तो हमारे जीते जी मुमकिन नहीं। चौधरी अशमत का अंदाज हतमी था।
फिर आप एक सर्द जंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नरमीन कभी हवेली में रह सकेगी या जहांगीर अजीज़ बेटी को खुद से दूर रहने देगा। इन सब में सबसे ज़्यादा ज़हनी अजियत का किसी को सामना होगा तो वो समहान को होगा, जिस पे शहरी पोती आप मुसल्लत कर रहे हैं। सुमर्द बेगम की नागवारी बरकरार थी। आप बिल्कुल टिपिकल सास लग रही हैं सुमर्द बेगम। शनाया भी तो शहरी पोती है आपकी, उसे भी तो हम शाह से जोड़ के हवेली ला रहे हैं, तब तो आपने कोई एतराज़ नहीं उठाया। चौधरी अशमत ज़रा सा मुस्कुराए। शनाया भले शहरी माहौल में पली बड़ी है, लेकिन उसकी परवरिश दिया ने की है, जो बरसों से शहर में रहने के बावजूद आज भी अपने इक़्तिदार को याद रखे हुए है। वक्त में भी अपनी मट्टी से वफा है, तभी तो वो वापस आने की हामी भर गया। जबकि जहांगीर उसमें वफा नाम की चीज़ होती तो वो कभी पैदा करने वाले माँ बाप को छोड़कर साइका के होते शहरी बीवी लाता। कैसे बुलाई बुलाई फिरती थी उन दिनों साइका। आज तक ये कलक मेरे दिल से नहीं जाता कि काश उसकी शादी जहांगीर से नहीं करती। कम अज़ कम यूँ कलस कलस के मूजी मर्ज का शिकार होकर मरती तो नहीं। और अब इशाल को इसी तरह परेशान देखकर दिल दुखता है। उसे पैदा करके वो नई बीवी और बच्चों के साथ चैन की ज़िंदगी जी रहा है। किस बात की परेशानी है इशाल को? सब कुछ तो मुयस्सर है उसे हवेली में। चौधरी अशमत भी जहांगीर की तरह उन्हें कभी कभी बेहिस महसूस होते थे, लेकिन मजाजी खुदा होने के नाते वो कुछ कहने से कासिर थे। हवेली में भले इशाल की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरत के अलावा भी इंसान की 100 हाजतें हैं चौधरी जी। माँ बाप की कमी का खला हम आप पूरा नहीं कर सकते। इशाल जितनी मुँह ज़ोर और गुस्ताख है, उस पर हमने पहले ही उसे बहुत रियायत दी हुई है। चौधरी अशमत मानने को तैयार ही नहीं थे कि वो कहीं गलती पे हैं। ये मुँह ज़ोरी और गुस्ताखी भी तो इन्हीं हालात के बायस है चौधरी जी, जिनमें पल के वो बड़ी हुई है। जब अपने बाप को सौतेले बहन भाई से मोहब्बत करते और ख़ुद से खुलेआम नफरत करते देखती थी, तो सोचे उसके दिल से, छोटे से दिल पे क्या गुजरती होगी। जबकि उस मासूम को तो अपना कसूर ही नहीं मालूम क्या था, जो जहांगीर अपने दोनों बच्चों की तरह उसे भी मोहब्बत से अपने पास पालता। साइका की ज़िंदगी में ना सही, लेकिन बाद में तो वो ऐसा कर ही सकता था ना। कसम से कभी कभी बहुत दुख होता है इशाल के लिए। जाने कैसा नसीब लेकर आई है बच्ची। सोचा था समाहन के साथ सुखी रहेगी, लेकिन आपने जहांगीर की मान के बिल्कुल अच्छा नहीं किया चौधरी जी। सुमर्द बेगम दुखी थी। जाने आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं इशाल के लिए, जबकि हम तो हर घड़ी इस तशवीश में होते हैं कि यह लड़की अब कौन सा नया गुल खिलाएगी। चौधरी अशमत के नागवारी से कहने पर सुमर्द बेगम ने ठंडी सांस ली। मजीद कुछ कहना बेकार था, उनकी सारी कोशिशें बेसूद गई थी। चौधरी अशमत अपने फैसले से 1 इंच पीछे नहीं हटे थे। जाने आने वाले दिन हवेली के लिए क्या लेकर आने वाले थे। सुमर्द बेगम के खदशे दुरुस्त होने जा रहे थे या चौधरी अशमत की दूरअंदेशी काम आने वाली थी। इसका फैसला तो आने वाले वक्त में ही करना था, और वक्त आने आते कौन सा देर लगती है। इसलिए चुप साध ली मैंने। इससे बेहतर कोई कलाम था ही नहीं, इसलिए ख़ास कर दिया गया इश्क ये आम लोगों का काम था ही नहीं। मौसम और रिश्तों का संगम एक जैसा होता है, कभी इतने नरम के उनकी नरमाहट से ज़िंदगी हसीन लगती है, और कभी इतने सख्त के उनकी सख्ती से दम घुटने लगे। फ़र्क तो बस इतना है कि मौसम एहसासात और जिस्म को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और रिश्ते रूह को। कुछ रिश्तों के नाम कब होते हैं, वो तो बस नाम के होते हैं, और इसी नाम के रिश्ते को वो ज़िंदगी समझ बैठी थी। सारी दुनिया में एक वहीं अपना लगता था, लेकिन वो वक्त भी आया जब वो अजनबी बन के नज़र चुरा के गुजरने लगा। उस घड़ी दर्द की ऐसी लहर जिगर में उठने लगी थी कि अपने वजूद को हवेली समेत उड़ा देने को जी चाहता था। उदास वो पहरों यूं भी गरा गुजरती थी, करने के लिए कोई काम भी नहीं था होता था। अपने कमरे की बेरौनकी से तंग आकर कमरे से निकलकर उसका रुख बाग की तरफ हुआ था, लेकिन बाग में जाने से पहले ही उसके कानों में किसी के कराहने की आती आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हैरान होती उसके कदम तेज़ी से आगे बढ़े थे। एक सानिया को वो ठटक सी गई। थोड़ी सी दूर निदा बुरी तरह सिसकी, मुँह पे हाथ रख के सतून से चिमटी हुई नजर आई। निदा पे क्या हुआ? वो भागकर उस तक आई। उस घड़ी सारी आवाज़ें पीछे रह गई थी। निदा को उस वक्त यहाँ इस हाल में देखकर इतनी हैरान हुई कि एक पल को वो आवाज़ भी फरामोश कर गई जिसे सुनकर वो यहाँ तक आई थी। वो निदा कुछ बोल भी ना सकी थी, बस टिकटिकी बांधे एक सिम देखती आंसू बहाती रही। विशाल ने उसकी नज़रों का ताकुब किया था, और जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा। नीम के मजबूत पेड़ से 26-27 साल लड़का बंधा हुआ था, और हवेली के जलाद नुमा दरिंदे उस पर डंडे से बुरी तरह तशद्दुद कर रहे थे। निदा आपी, कौन है ये बंदा? विशाल बुरी तरह बौखला गई। निदा, मैं कुछ बोलने की सलाहियत होती तो वो बोलती। तशद्दुद का शिकार होने वाला लड़का बुरी तरह कराह रहा था। वो मर जाएगा। निदा के मुंह से बामुश्किल निकला था। लड़के के सर से खून बहने लगा था। निदा को उसके हाल पे छोड़कर वो तकरीबन भागती उस मजमे तक गई थी। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इसे, वो करीब जाकर चिल्लाई थी। लड़के का चेहरा खून में जैसे नहा गया था। उसकी दखल अंदाजी का उन जलादों पे कोई असर नहीं हुआ था। वो गूंगे बहरे बने अपना काम करते रहे।
छोड़ो इसे, क्यों मार रहे हो? लड़के की हालत देखकर इशाल हलक फाड़ के चिल्लाई थी। हवेली के पिछली तरफ बने बाग पे घर के अपराध कम ही जाते थे। ऐसे में वहाँ कुछ भी होता था तो घर के लोग अनजान बन जाते थे या तवज्जो ही नहीं देते थे। लेकिन इशाल जैसी बेचैन रूह हर जगह अपनी सख्ती का सामान ढूंढ लेती थी। अपने कमरे की बालकनी से नीचे का मंजर देखता समहान अफंदी इशाल को बीच में आता देखकर बुरी तरह चौंका था। वो अब उस लड़के के सामने आ खड़ी होकर उसे मार खाने से बचाने की कोशिश कर रही थी। समहान अफंदी अपने कमरे के अकबी दरवाजे की ओर तेजी से भागा था। जलाद मुहाफिज उसकी मौजूदगी पे भी उसे बचाकर लड़के पे वार कर रहे थे और उसकी दिलदोज चीख पे मुफर कर इशाल ने झुककर बड़ा सा डंडा उठाकर उन जलादनुमा मुहाफिजों की तरफ जोर से उछाला था। जाहिल के बच्चे, कह रही हूं ना, मत मारो इसे। पत्थर एक मुहाफिज के शाने पे लगा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? समहान अफंदी उसे बाजू से थामकर अपनी तरफ खींच गया। समहान, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ये लोग किस बुरी तरह इस बंदे को मार रहे हैं। शाह जहांगीर को उसकी सूरत देखकर जैसे हौसला हुआ। उस घड़ी सारी नाराज़गी भूलकर वो उससे मदद की दरख्वास्त कर रही थी। जैसे उम्मीद हो कि वो सब संभाल लेगा, ये जुल्म रुकवा देगा। वो अपना काम कर रहे हैं। तुम चलो यहाँ से, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। इर्द गिर्द पे नज़र दौड़ाते समहान अफंदी उसे अपने साथ खींचता हुआ ले जा रहा था। पत्थर खाने वाला शररबार नज़रों से इशाल को घूर रहा था। इशाल जो उसे देखकर पूरी उम्मीद हो चली थी, उसकी बात सुनकर उस पर आसमान आ गिरा। तो क्या सब उसके नोटिस में था? वो जानता था और अब उसे भी चुप रहने को कह रहा था। तुम भी इन जैसे हो वहशी जानवर, छोड़ो मुझे। वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। जलादनुमा मुहाफिज फिर से अपना खेल शुरू कर चुके थे। लड़के की चीख उसे चिराग पा कर रही थी। बुज़दिल इंसान, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। मर जाएगा वो। पूरा जोर लगाकर भी जब वो उसकी गिरफ्त से खुद को ना छुड़ा सकी तो अपने नेल्स उसके बाजुओं में गाड़ दिए। तब भी पकड़ कमज़ोर ना हुई। वो मुसलसल चिल्ला रही थी। हवेली में कोई भी सुन लेता तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी। वो अकबी दरवाजे से उसे अपने रूम में ले आया था। तुम जंगली इंसान। कमरे में आकर उसकी गिरफ्त से निकलते साइड पर रखा गुलदान उसने सरत से उठाकर उसकी तरफ उछाला था। अगर वो ज़रा सी लापरवाही कर जाता और ऐन वक्त पे झुक ना जाता तो वहीं गुलदान अभी उसका सर खोल दे जाता। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, तुम भी इन्हीं लोगों में से हो। कितनी बुरी तरह मार रहे थे उसे। वो थकार के सिसकने लगी। समहान अफंदी कहीं लम्हे उसे अजियत से सिसकते देखने लगा। ये हवेली नहीं है, जिंदान है। जाने इसकी बुनियादों ने कितने मासूम लोगों का खून पिया हुआ है। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, तुम सबको पकड़वा दूंगी। ज़हनी अंदाज में कहते वो अपने हाथ में दबे फ़ोन को तलाश कर रही थी जो इस सारे तमाशे में जाने कहाँ गिर गया था। सेलफोन की गुमशुदगी के बाद नज़र उसके कमरे में मौजूद लैंडलाइन पर पड़ी तो वो सरत से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन समहान अफंदी ने उसे आधे रास्ते में ही जा लिया। क्यों पागल बन रही हो? पुलिस कुछ नहीं कर सकती हमारा। क्यों चैन से नहीं रहा जाता तुमसे? क्यों हर वक्त हवेली के मामलात में टांग अड़ाती हो? तुम्हें क्या लगता है उस लड़की की आवाज़ सिर्फ तुम्हारे कानों ने सुनी क्योंकि तुम नेक फितरत हो? नहीं, हवेली के तमाम अफराद ने ही सुनी होगी, लेकिन सबने कान बंद कर लिए होंगे। कोई तुम्हारी तरह बहादुर बन के कूदने नहीं आया। हवेली के खिलाफ चलने वालों के लिए मौत की सजा है। क्यों नहीं समझती तुम? उसकी बातें सुनती वो सदमे से घुटने के बल कलीन पे बैठती चली गई थी। सब जानते हैं, सबने आवाज़ सुनी, यानी हवेली में सब जालिम हैं। यह हकीकत जैसे उसे ज़िंदा दरगोर कर गई थी। हवेली के एक मकीन का चेहरा निगाहों में फिरने लगा था। सारी पुलिस, कैप्टन सब भूल गए। जितना मुमकिन हो हवेली के मामलात से दूर रहो। हवेली के बाकी लोगों की तरह आंखें और कान बंद कर लो। अगर अभी मैं वहाँ नहीं पहुँचता तो उस लड़के के साथ वो लोग तुम्हें भी शूट कर देते। समहान अफंदी घुटनों के बल होकर उसके सामने बैठा था। उस लड़के को शूट कर देंगे। सारी बातों में उसे यही एक बात बदहवास करके सवाल पे मजबूर कर गई। समहान अफंदी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से उसे बुरी तरह रोते हुए देखता रहा। उसी लम्हे फिजा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी। उसने दहलकर समहान अफंदी के दोनों शाने थाम लिए थे। भीगी सहमी पलकों से उसने समहान अफंदी की आंखों में देखा था। खौफजदा वजूद सवाल का निशान बन गया था। उसकी गुलाबी भीगी पलकों से नज़र चुराते समहान अफंदी ने उसके हाथ पे हाथ रखकर नरमी से अपने शाने छुड़ाए थे। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, बस ये याद रहे। वो नज़र चुराता उठा था और तेज़ी से अपने कमरे के अकबी दरवाजे से एक बार फिर बाग की सिमत चल दिया कि अभी उसे लाश भी ठिकाने लगानी थी। इशाल जहांगीर टूटी हुई शाह की तरह ढह गई थी। दिल एकदम से बैठ गया था। फिजा में बेन की आवाज़ गूंजने लगी थी और बिना देखे भी वो बता सकती थी ये बेन निदा के थे। ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।